यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्कार। पाकिस्तान को भारत सरकार ने फिर से, पहले पीछे भी पाकिस्तान को एक बाकायदा नोटिफिकेशन किया गया था और उस नोटिफिकेशन में पाकिस्तान को कहा गया था कि आप गिलगिट और बाल्टिस्तान को खाली कर दीजिए। अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले पाकिस्तान को सीधा सीधा फिर से भारत सरकार ने कहा कि आपको गिलगिट बाल्टिस्तान खाली करना पड़ेगा। उसका कारण कुछ था। हालांकि हम जब से पाकिस्तान ने 1947 में हमारा वो हिस्सा गिलगिट बाल्टिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, जिसको हम जनरली POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, उस एरिए को उन्होंने जब डेमोग्राफी चेंज की और सुन्नी बहावी मुसलमानों को वहाँ शिफ्ट करना शुरू किया, जबकि वहाँ की ओरिजिनल आबादी जो है या तो मोस्टली शियाज़ हैं या फिर दरदिश हैं, बल्टी हैं या खुर्शी हैं। बहुत सारे संप्रदाय वहाँ पर रहते हैं और वो सारे बेसिकली हिंदू संप्रदाय हैं। हिंदू संप्रदाय मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ की अगर आप डेमोग्राफी को देखेंगे और वहाँ के जो मस्जिदें हैं उनको देखेंगे, वहाँ के जो बैल हैं उनको देखेंगे, वहाँ के जो झंडे हैं वहाँ उनको देखेंगे, तो आपको सब जगह स्वास्तिक का निशान आसानी से मिल जाएगा। वहाँ की मस्जिदें भी बनी हुई हैं जो उन जाली मस्जिदों पर लगाते हैं, उन जालियों को अगर आप देखेंगे तो वो बार बार स्वास्तिक के कई एक चिन्ह बनाते हैं। वो अपने बैलों को, अपने जानवरों को जो घंटी पहनाते हैं नजरा के लिए या पहचान के लिए, उसमें वो स्वास्तिक का लॉकेट पहनाते हैं। इसके अलावा वहाँ की जो स्टूडेंट फेडरेशन है, उस स्टूडेंट फेडरेशन का अगर झंडा देखेंगे तो उस झंडे में भी स्वास्तिक का निशान बना हुआ है। वो बेसिकली कभी हिंदू संस्कृति रही होगी, कभी बौद्ध संस्कृति रही होगी, लेकिन ये इस्लामिक इन्वेशन के वजह से वो कभी ना कभी उसमें कन्वर्ट हो गई, लेकिन उनकी प्रैक्टिसेस आज भी बिल्कुल वैसी हैं जैसी बौद्ध प्रैक्टिस हुआ करती थी। उसका एक कारण और भी है, क्योंकि उस एरिए में श्रीनगर को अशोक ने बसाया था। अशोक एक बौद्ध स्वावलंबी था और अशोक ने उस एरिए को बसाने के बाद अशोक के बाद के शासक या अशोक के समकालीन शासक या उसमें बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं और वहाँ के चूँकि बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, इसलिए उस एरिया में जब नई आबादी बसी तो वो बौद्ध फॉलोवर्स हो गए। इसलिए लद्दाख का एरिया है, गिलगिट का एरिया है, बाल्टिस्तान का एरिया है, या वो जो पूरा पहाड़ी एरिया है, या हम कहें कि जो आज का तिब्बत का एरिया है, वो सब बौद्ध स्वावलंबी हैं, यानी कि बौद्ध संस्कृति के हैं। वो वहाँ पर शंकराचार्य जी ने भी, जो आज की नीलम घाटी है, नीलम घाटी में सर्वज्ञ पीठ शंकराचार्य जी ने जो सबसे अंत में पीठ बनाई और जहाँ पर उन्होंने एक बड़ी सभा की और उस पीठ को हम सर्वज्ञ पीठ कहते हैं, यानी कि शंकराचार्य जी की सबसे बड़ी पीठ वही है। तो वो एरिया धार्मिक रूप से बौद्ध और शंकराचार्य की जो परंपराएं हैं, मठ परंपराएं हैं, उनका रिच एरिया है। तो भले ही वो कन्वर्ट क्यों ना हो गए हों, लेकिन फिर भी वहाँ अमरनाथ, बूढ़ा अमरनाथ या शंकराचार्य की जो पीठ है या आदि शंकराचार्य के बारे में जो उनके मानसिकता है, जो सम्मान है मुसलमानों का, मैं कश्मीर की भी बात करता हूँ कि आदि शंकराचार्य को लेकर उनको कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो सारे सम्मान उनको देते हैं। उस एरिया में जो बौद्ध संसार के सबसे रिच एरिया, चूंकि बौद्धों का आज वो है, इसलिए वहाँ बड़े बड़े पहाड़ों पर भगवान बुद्ध की तस्वीरें बनी हुई हैं, भगवान बुद्ध की आयतें लिखी के उपदेश लिखे हुए हैं, या भगवान बुद्ध की अलंकृतियाँ बनी हुई हैं, या वहाँ बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो भिक्षु के रहने के लिए स्थान होते थे वो बने हुए हैं या स्ट्रक्चर बने हुए हैं। पाकिस्तान ये सिद्ध करना चाहता है वहाँ पर कि यहाँ पर कभी भी हिंदू संस्कृति नहीं रही। इसलिए आज पाकिस्तान ने नए सिरे से वहाँ पर एक नया काम करना शुरू किया है कि वो जो बौद्ध विहार जितने भी होते थे, उन बौद्ध विहारों पर उनका जो अलंकृतियाँ हैं उनको मिटाकर उसमें इस्लामिक नाम लिखना शुरू कर दिए, उनका नामकरण करना शुरू कर दिया। जो कश्मीर में कभी हुआ वो वहाँ पर लगातार कर रहे हैं। डेमोग्राफी पहले चेंज कर चुके थे और अब डेमोग्राफी चेंज करने के बाद जो स्मृति चिन्ह रह गए हैं, जहाँ पर जिन चिन्हों में मैं कह रहा हूँ कि शंकराचार्य की पीठ है, सर्वज्ञ पीठ की बात हम करते हैं, शंकराचार्य मठ की बात हम करते हैं, बौद्ध विहारों की बात करते हैं, बौद्ध गुफाओं की बात करते हैं, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थानों की बात करते हैं, वो सारे उसको चेंज करके ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कभी भी कोई बौद्ध मतलब हिंदू का कोई स्ट्रक्चर नहीं रहा है, इसलिए ये हमारा क्षेत्र है, हम उसको चेंज कर रहे हैं। हालांकि उनके टूरिज्म डिपार्टमेंट ने और उनके जो हेरिटेज डिपार्टमेंट है उसने ये घोषणा की
कि देखिए हम इस एरिया को बचाना चाहते हैं और ये हमारे यहाँ की पूर्व संस्कृति है और ये हमारी संस्कृति ऐसी है कि हज़ारों वर्ष से ये यहाँ पर है, इसलिए हम इसको वर्ल्ड हेरिटेज में लेकर जाना चाहते हैं, हम इनका संरक्षण करना चाहते हैं, ये राष्ट्रीय धरोहर है, फला है, ढमाका है, बहुत सारी घोषणाएं करी। लेकिन वो राष्ट्रीय धरोहर पर आप उसको मिटाकर इस्लामिक नाम लिख रहे हैं, आप उन पहाड़ों के नाम बदल रहे हैं, आप उन बौद्ध विहारों के नाम बदल रहे हैं, उन बौद्ध विहारों का रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, जो ओरिजिनल चीज़ें हैं जिनको आपको संरक्षित करना चाहिए आप उसको तोड़ तोड़ कर दोबारा बना रहे हैं। तो साफ सी बात है कि पाकिस्तान का इंटेंशन ठीक नहीं है। इसलिए भारत सरकार को, चूंकि वो बहुत जल्दी रिसेंटली वो एरिया हमारे पास आने वाला है और भारत सरकार 2 को बोल चुकी है कि इस एरिया को खाली करिए। पीछे जब उन्होंने कुछ गतिविधि की थी, जो वहाँ पर गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर कुछ ऑर्डर किए थे, उस ऑर्डर में भी भारत सरकार ने उनको ऑब्जेक्शन लगाया था। और अभी जब उन्होंने उनके जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है, जो हेरिटेज डिपार्टमेंट है, उसने वहाँ गतिविधि करनी शुरू करी, तो भारत सरकार ने 2 वहाँ पर साफ साफ कहा कि देखिए ये गतिविधियां तो रोकिए ही रोकिए, और आप ये व्यवस्था करिए कि गिलगिट बाल्टिस्तान आप कैसे देंगे हमको और कब देंगे हमको। ये गिलगिट बाल्टिस्तान और मीरपुर मुजफ्फराबाद जो पीओके का एरिया है, वो पीओके का एरिया हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशनली मेरा है, इंटरनेशनली हमारा है, यूएनओ के डिक्लेरेशन के अनुसार हमारा है। तो आप ये बताइए कि वो एरिया कब वापस दे रहे हैं और उस एरिया को वापस देने का आपका मोड क्या होगा। अदरवाइज हमने तो वापस लेना ही लेना है। और ये बात केवल वो पाकिस्तान सरकार को नहीं बोलते, भारत सरकार आज की पाकिस्तान सरकार के साथ साथ ये पूरे विश्व की एम्बेसियों को बताती है कि ये मेरा है, इस एरिया में ये गलत गतिविधि चला रहे हैं, इनको इसमें गतिविधि चलाने का अधिकार नहीं है, इसलिए इन गतिविधियों को यहाँ पर रोका जाए। और हम इनको बाकायदा लीगली नोटिस दे रहे हैं, हम बाकायदा इनके एम्बेसडर्स को बुलाकर साफ साफ कह रहे हैं, हम इनको सीधी सीधी सूचना दे रहे हैं कि इन एरियो में किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि चलाना वो भारत के विरुद्ध है। चूंकि वो भारत का एरिया है, इसलिए आप इसमें नहीं कर सकते। मुझे लगता है जिस तरह से पीछे सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जिस तरह से पीछे एयर स्ट्राइक हुई, और जो भारत सरकार की गतिविधियां लगातार चल रही हैं नीलम घाटी के एरिया में, और जैसी सूचनाएं आ रही हैं कि पाकिस्तान को कई फ्रंटों में उस समय सरकार ने घेर रखा था और पाकिस्तान वैसे ही उसको विश्व से अलग थलग कर दिया, चीन को भी विश्व से अलग थलग कर दिया, उसके जो सहयोगी होते थे। ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि बिना युद्ध के वो वापस हमारा एरिया वापस कर दे। अगर वो युद्ध करता है तो पाकिस्तान निस्ते-नाबूद हो जाएगा, उसके 4 टुकड़े या 5 टुकड़े होने वाले हैं। वो अगर अपने 5 टुकड़े बचाना चाहता है, वो अगर अपने बलूचिस्तान को बचाना चाहता है, वो अगर सिंध प्रांत को बचाना चाहता है, वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को बचाना चाहता है, और अपने पंजाब इन 4 हिस्सों में टूटने से बचाना चाहता है, तो उसके पास सिर्फ एक सलूशन है कि लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, प्रेम से वो एरिया हमको वापस कर दे। याद रखिएगा, उस एरिया में कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 257 में उन्होंने अभी रिसेंटली परिवर्तन किया है। अदरवाइज उसमें यह लिखा था कि एज पर द डिसीजन, यानी कि उस एरिया के हम संरक्षक जरूर हैं, और हम जो कश्मीर, गुलाम कश्मीर है जो है, जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, इस कश्मीर की स्वतंत्रता के पक्ष में है, और जैसा ये डिसाइड करेगा वैसा होगा। अभी उन्होंने रिसेंटली उसमें परिवर्तन किया है कि एज डिसाइडेड बाय द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू एक्सीड इन पाकिस्तान। जैसे हम कहते हैं कि एक्सीडेड बाय द रूलर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया, इन डोमिनियन ऑफ इंडिया 1947, वैसे वो कहते हैं कि इट इज एक्सीडेड बाय द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जो एरिया में उन्होंने कब्जा कर लिया था, उनके एरिया में वो कहते हैं इन लोगों ने एक्सीड कर दिया। अब उन्होंने संविधान में ये लिखना शुरू किया, जबकि जब वो यूएनओ गए थे तो यूएनओ में भी उन्होंने ये कहा था कि जो जम्मू कश्मीर पर हमला हुआ है वो वहाँ के लोकल कबायली हैं, हमारा कोई रोल उसमें नहीं है, पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। चूंकि वो लीगली एक्सेशन भारत में हुआ था, इसलिए पाकिस्तान कभी क्लेम कर नहीं सकता, और चूंकि पाकिस्तान क्लेम नहीं कर सकता, इसलिए यूएनओ में भी उसने यही बात कही। और जब यूएनओ में ये बात कही तो यूनाइटेड नेशंस के जो सीआईपी था, यानी कि कमीशन फॉर इंडियन पाकिस्तान, उसने डिसाइड किया था कि इस एरिया से डीमिलिटराइजेशन शुरू होगा। पाकिस्तान को बोला कि आपको ये टेरिटरी खाली करनी पड़ेगी, भारत इसमें प्लेबिसाइड करवाना चाहता है और भारत इसमें गतिविधि चलाएगा। भारत सरकार ने 5 लेटर्स उस समय दिए थे। उन लेटर्स के जवाब सारे यूएनसीआईपी ने पॉजिटिव दिए। उन लेटर्स में हमने कहा कि जब पाकिस्तान वहां से हटेगा तो वो एरिया किसके पास होगा, तो उन्होंने कहा भारत के पास होगा। हमने कहा वहां फोर्सेस किसकी होंगी, तो उन्होंने कहा भारत की होंगी। हमने कहा वहां चुनाव कौन करवाएगा, तो उन्होंने कहा भारत करवाएगा। हमने कहा अगर हम प्लेबिसाइड करवाना चाहते हैं तो ऑब्जर्वर कौन होगा, उन्होंने कहा भारत ही होगा। हमने
कहा कि उस एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास होगा, तो उन्होंने कहा सारा भारत के पास होगा जब तक कि उसका कोई नेक्स्ट डिसीजन नहीं हो जाता। पाकिस्तान ने वो टेरिटरी कभी खाली नहीं की, क्योंकि वो उसने ये यूएन रेजोल्यूशन माना नहीं, उसने वो टेरिटरी कभी खाली नहीं की। इसलिए हमने जम्मू कश्मीर के हिस्से में एक बाकायदा सरकार बनाई, सरकार बनाकर इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को, जिसको महाराजा कंप्लीट कर चुके थे, उसकी जरूरत नहीं थी, उसको पुनः वहां भेजा और पुनः भेजकर उस असेंबली से दोबारा रिकॉग्निशन लिया, क्योंकि पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर का रिकॉग्निशन का मतलब है कि वहां के लोग रिकॉग्नाइज करें। लोग रिकॉग्नाइज करने का मतलब है वहां पर एक हाउस बनाया गया, एक सरकार बनाई गई, सरकार ने उस हाउस में अपना विषय रखा और विषय रखकर उसने रिकन्फर्मेशन किया। इसलिए अभी हमने तब से लेकर आज तक 24 सीटें वहां पर वैकेंट रखी हुई हैं। वो गिलगित बाल्टिस्तान, मीरपुर, मुजफ्फराबाद का एरिया है, सियाचिन का एरिया हो सकता है, जिन एरियो पर आज भी सीट हमारे यहाँ खाली है, जिसको हमने भरने के लिए संकल्प ले रखे हैं। तो अभी भारत सरकार ने जो दो टूक साफ साफ पाकिस्तान से कहा कि आप गिलगित बाल्टिस्तान को खाली कीजिएगा और सैनिक गतिविधियां भी भारत सरकार ने बढ़ा दी, ऐसा पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि सैन्य गतिविधियां भारत ने बढ़ा दी हैं। और लगातार इमरान खान पीछे ये कहते जा रहे थे कि भारत, जब वो अभिनंदन का इशू आया था तब ये कह रहे थे कि भारत कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, भारत कुछ ऐसा करने वाला है, भारत पीओके में कोई गतिविधि करने वाला है। यस, हम लगातार गतिविधियां करते हैं कि वो क्षेत्र हमारा है, उस क्षेत्र में अगर आप किसी भी प्रकार की गतिविधियां चलाएंगे, किसी प्रकार की टेररिस्ट गतिविधियां चलाएंगे, कैंप चलाएंगे, तो ये भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि हमारे क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई गलत गतिविधि ना चले। अगर वो गलत गतिविधि उसमें चलाएंगे, वो भूलें करेंगे, वो हमारे क्षेत्र में डिस्टर्ब करेंगे, तो हमारे पास उस क्षेत्र को तुरंत वापस लेने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए भारत सरकार लगातार उनको बोल रही है कि इस क्षेत्र को खाली करिए और आप अपने क्षेत्र में जाइए। वहां के जो लोग रहने वाले हैं, मुझे लगता है कि उनको भी मैसेज देने की जरूरत है कि आप अगर डेमोग्राफी चेंज करके उस क्षेत्र में आए थे, तो याद रखिएगा भारत में एनआरसी और सीएए चल रहा है, और एनआरसी भारत में चल रहा है, एनआरसी का इशू भारत में चल रहा है। एनआरसी आपके साथ भी होगी और आपको भी ये बताना पड़ेगा आप 1947 से पहले वहां के थे या नहीं थे। इसलिए जब भारत सरकार आपको ढोकर भरकर इस्लामाबाद फेंके, उससे पहले आपका दायित्व बनता है कि आप धीरे धीरे करके उस क्षेत्र को खाली करना शुरू कर दीजिए। आप उस क्षेत्र से चले जाइए, क्योंकि जब हम एनआरसी वहां पर करवाएंगे तो आपको जाना ही होगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपका क्या हश्र होगा, ये आप सोच सकते हैं। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।